सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। दोस्तों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि स्वास्थ्य सुरक्षा के बिना महिला अधिकारिता की बात बेमानी है? बेशक पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ती महिलाएं आज 7वें आसमान की ऊंचाई पर पहुंच रही हैं, लेकिन देखा जाए तो घर और बाहर दोनों ही जगह अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य के खतरे भी देखे जा रहे हैं। निस्संदेह ये किसी बिग पिक्चर से कम नहीं है, क्योंकि महिला अस्वस्थ होती है तो इसका दुष्प्रभाव उसके संतान और पूरे परिवार पर पड़ता है। आखिर क्या कारण है कि उम्र के बढ़ते ही महिलाओं में अनियमित पीरियड्स, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी परेशानी होने लगती है? इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्या पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। हालांकि सरकार की ओर से सुरक्षित मातृत्व, जननी सुरक्षा, जन आरोग्य जैसी कई योजनाएं चल रही हैं, काम भी हो रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर हमारी प्राथमिकता कहां गड़बड़ाई हुई है। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। इसलिए आज हम ग्रामीण महिलाओं की सेहत, दिशा और दशा की बात करेंगे। साथ ही समझेंगे कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव पर कौन से कारक महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है और कैसे इन खतरों को कम किया जा सकता है। तो आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा महिलाओं में स्वास्थ्य की चुनौतियां, लक्षण और उपचार। अगर आप भी किसी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं तो बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर ले। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने 2 विशेषज्ञ जो पूरे 1 घंटे तक आपके साथ होंगे। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर अर्चना मिश्रा। आप सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जो खास तौर पर बढ़ती उम्र में महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में हमें कार्यक्रम में बताएंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सज्जादुर रहमान। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मनोचिकित्सा विभाग में वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं में सामान्य तौर पर मन से जुड़ी कौन सी समस्या हो सकती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले आइए देखते हैं उम्र के हर पड़ाव से जूझती और निखरती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक रिपोर्ट। जब भी बात नारी के विकास की होती है, उसके सम्मान की होती है, तो अच्छा लगता है। और लगे भी क्यों ना, नारी प्रगति के हर सोपान को जो छू रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए कि महिलाएं जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। फिर बात चाहे शहरों में नौकरी और घर संभालने वाली महिलाओं की हो या ग्रामीण महिलाओं के चूल्हा चक्की की। कहते हैं एक स्वस्थ महिला न केवल स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी भी निभा सकती है।
उन्हें डायबिटीज और थायराइड के अलावा मानसिक अवसाद का दंश भी झेलना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर मृत्यु कुपोषण के अलावा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान हो जाती है। गौरतलब है कि किसी महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं होती, बल्कि एक सामाजिक समस्या भी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि काम का बोझ, माहवारी, जल्दी विवाह और फिर गर्भ धारण के बाद यदि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वह है अच्छा भोजन। इसके न लेने पर महिलाओं में थकावट, कमजोरी, खून की कमी यानी अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि भारत में 80% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है और लगभग 20% महिलाएं कद में काफी छोटी रह जाती हैं। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उन्हें खेतों में काम करना है, उन्हें कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में भी आना होता है, जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी तरह घर पर धुएं से होने वाली फेफड़ों की बीमारियां और दूषित जल के सेवन से भी रोग के पनपने का खतरा बना रहता है। हालांकि महिलाओं को स्वास्थ्य की सेवाओं का हकदार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 दर्जन से भी अधिक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर पेंशन, ग्राम ज्योति, उज्ज्वला, स्वास्थ्य और एक माँ के अच्छे स्वास्थ्य के साथ स्वस्थ बच्चे के प्रयास का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। बता दें कि इस अभियान के तहत डॉक्टर्स की टीम घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं की जांच करती है और जरूरत पड़ने पर पास के अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज भी कराती है। इसके अलावा हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जांच भी की जाती है। प्रधानमंत्री की इस खास पहल से अब ग्रामीण महिलाओं का जीवन बदल रहा है। वह न केवल स्वावलंबी हो रही हैं, बल्कि जागरूकता के साथ अब इनके जीवन में स्वस्थता की ललक भी जाग रही है। लेकिन अभी भी जागने की जरूरत है मर्दवादी समाज को, क्योंकि नारी जिसकी हथेली पर मेहंदी है आपके नाम की, सिर पर चुनरी है आपके नाम की, मांग तो है उसकी लेकिन सिंदूर है आपके नाम की। अपने जज्बे से दुनिया भर में एक अलग पहचान कायम करने वाली और जीवन को दांव पर लगाकर वंश चलाने वाली ऐसी नारी को मेरा सलाम है, क्योंकि नारी समर्पण है प्यार का, दुलार का और स्पर्श है जीवन में विश्वास का। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो आपने देखी नारी के समर्पण और विश्वास पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। सचमुच बहुत ज्यादा जरूरत है महिलाओं के स्वास्थ्य की चुनौतियों को स्वीकारने और जागरूक होने की। तो आइए हमारी जागरूकता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बातचीत की शुरुआत करते हैं और विशेषज्ञों से इस विषय पर जानते हैं। तो डॉक्टर अर्चना, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही होगा, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की अगर खास तौर पर बात करें और उम्र के हर पड़ाव की बातचीत करते हुए सबसे पहले शुरुआती पड़ाव की बात कर ले, तो जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में जो बच्चियां हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी किस तरह की समस्याएं हो सकती है ग्रामीण परिवेश में, जिसका असर लंबे समय तक उनके जीवन में रह सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने मोनालिसा जी। जैसे कि एक कहावत है कि एक स्वस्थ बालिका एक स्वस्थ किशोरी बनती है, एक स्वस्थ किशोरी एक स्वस्थ युवती बनती है और स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है जी। अब लिंग भेद की समस्या हमारे यहाँ है, चाहे हम कितना भी इस चीज़ को मना करें कि नहीं है, बट होती है। तो बालिकाएं कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार हैं जी। चीज़ों की उपलब्धता है, तब भी कई बार उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो कि उनके साथ में रहने वाले उनके भाइयों को और जो बाकी पुरुष वर्ग है उन चीज़ों को पा रहा है जी। अब ऐसे में और खास करके पेयजल से संबंधित समस्याएं गांव में हैं, इसीलिए जो कृमि है जो कि हमारे यहाँ जो पेट में कीड़े होने की संभावना है वो भी ज़्यादा रहती है जी। अब ऐसे में आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, इन सब चीज़ों की वजह से इससे पहले रिपोर्ट में बताया गया
कि बालिकाएं अपने ग्रोथ के उस पोटेंशियल को नहीं हासिल कर पाती जो कि वो कर सकती हैं। इसके लिए जबकि सरकार की तरफ से आयरन की गुलाबी गोली चल रही है, नीली गोली चल रही है, ये स्कूलों में भी जाकर के दी जा रही है, लोगों में इस चीज़ के लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है कि वो इस सब चीज़ों के बारे में जानें और इनको उपलब्धता अगर इनकी है तो कम से कम उसे इस्तेमाल करें। जी। फिर एक किशोरी बनती है, उसको जब मासिक धर्म शुरू होता है तो अनीमिया जो उसे पहले से ही था, जब वो बालिका थी तब भी वो एनीमी की थी, क्योंकि अब कुपोषण था। जी बिल्कुल कुपोषण था और वो उसी कुपोषण के साथ बड़ी हुई है। जो शुरुआती मासिक धर्म होता है वो इतना रेगुलर नहीं होता है और कई बार ब्लीडिंग भी काफी होती है। अब छोटी उम्र की बच्ची काफी दिन तक जब तक ब्लीडिंग होती रहती है तब तक तो अपनी माँ को भी नहीं बताती कि क्या समस्या हो रही है। जब स्थिति ज्यादा खराब होने लगती है तब उसकी माँ लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचती है। बिल्कुल जी। अब मासिक ये धर्म चीज़ से जुड़ी भी कई तरह की भ्रांतियां भी है और जी हाँ, जागरूकता की भी कमी है जिसके बारे में भी आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन डॉक्टर रहमान, आपसे जानना चाहूंगी कि पुरुष अब काफी पुरुष है जो ये मानने लगे हैं कि कई क्षेत्रों में महिलाएं काफी अच्छा कार्य कर रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें तो महिलाओं की भागीदारी खेती किसानी हो या फिर पशुपालन हो उसमें काफी ज्यादा रहती है। लेकिन इसके बावजूद जब स्वास्थ्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो उपेक्षित रह जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य की तो बात की डॉक्टर अर्चना ने, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति किस तरह की है वहां का, जो समाज है, जो परिदृश्य है उसकी वजह से। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि चीज़ें पहले से ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ख़राब है, चीज़ें पहले से काफ़ी अच्छी हुई हैं। सरकारों के प्रयासों के वजह से जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उन चीज़ों की वजह से स्थिति पहले से काफ़ी अच्छी है। लोग अपने बेटियों को स्वास्थ्य को लेके काफ़ी जागरूक हैं, अपने बच्चों को हॉस्पिटल्स लेके आते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जैसे महिलाओं के प्रति या इनका जैसे बच्चे होते हैं, बेटियां होती हैं, घर में अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो उनके तरफ थोड़ा सा ध्यान कम रहता है। ज़्यादातर अगर हम कहें कोई अगर लड़की अगर जिसको मान लीजिए उसको दौरे की शिकायत हो गई या मान लीजिए किसी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाह रही है तो उसको शायद हो सकता है कि इतना तवज्जो न मिले घर वालों के प्रति। लेकिन अगर कोई लड़का होता है तो उसको तुरंत स्वास्थ्य मतलब हॉस्पिटल लेके आया जा सकता है। जो बच्चियां हैं उनका जो स्वास्थ्य है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, वो उपेक्षित रह जाता है और इसका असर लंबे समय तक उनके जीवन पर पड़ सकता है। तो ऐसे में इस तरह की स्थितियां न बने, इसलिए आप सबको सचेत रहने की जरूरत है, जिस पर विस्तार से बातचीत इस कार्यक्रम के दौरान की जाएगी। इस वक्त कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूं बाराबंकी। मैं जानना चाहता हूं। हेलो नंदस्वरूप जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? उनका आहार होना चाहिए और ये नंदस्वरूप जी, क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और जैसे कि बच्चियों के स्वास्थ्य को लेकर के हमारी बातचीत चल रही है। डॉक्टर अर्चना, आपने बताया कि किस तरह से जो बच्चियां हैं और जब उनके मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं तो एक तरफ तो उनको इसकी जानकारी पहले से नहीं होती है, दूसरी बात है कि उस समय स्वच्छता का किस तरह से ध्यान रखना है इसके बारे में भी उन्हें पता नहीं होता है। तो इससे किस तरह की मुश्किलें और ज्यादा उनके सामने आ जाती हैं? मोनालिसा जी, मासिक धर्म जो है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे सिर्फ महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों के जो प्रिंसिपल हैं, हेडमिस्ट्रेस में भी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अभी भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो बहुत सारे स्कूल में अभी तक ऐसे टॉयलेट्स भी नहीं हैं जहाँ पे मासिक धर्म के दौरान लड़कियां कम से कम उन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो इससे समस्या ये आती कि उन दिनों बच्चियों को स्कूल ना भेजा जाए। दूसरी समस्या आती है, दो समस्याएं हैं। एक है कि उसके मासिक धर्म की स्वच्छता का ध्यान रखा जाए जी। उसके लिए है कि भाई एक भारत देश में जो सस्टेनेबल यानी कि जो वो जिसको अफोर्ड कर सके ऐसा सैनिटरी पैड देना। और दूसरी समस्या डिस्पोजल की है कि वो उसको गांव देहात शहर नहीं है
कि यहाँ पे आपकी गाड़ी आ रही है कूड़ा उठाने के लिए, वहाँ महिलाओं के पास ये बड़ी समस्या होती है कि इसको अब हम डिस्पोज कहाँ करें। तो इस सब पे बात करना ज़रूरी है। अगर आप ये बात शुरू करेंगे तो आधे से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो मुंह छुपाने लग जाएंगी कि मासिक धर्म की बात कौन करता है। और पुरुषों को तो बहुत बार इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि उनकी पत्नियां और बेटियां किस स्थिति से गुजर रही हैं। मासिक धर्म के बारे में बस ये पता होता है कि इस दौरान उनको किचन में नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है, ये नहीं छूना है, ये नहीं करना है। अरे वो एक प्राकृतिक चीज है, एक प्राकृतिक चीज है, उसमें कितनी सारी और बीमारियां होने का खतरा है अगर उसमें स्वच्छता नहीं बरती जाती है। तो इस सब चीजों के बारे में लड़कियों को बताना चाहिए और हर स्कूल में जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है उसका ये फर्ज बनता है कि बच्चियों को एक साफ टॉयलेट, एक साफ वो इस्तेमाल करने के लिए वो करे। और एक जिसे कहते हैं मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जितनी भी बात की जाए और ये चीज अगर हम शुरू से करेंगे तो आगे वो युवा स्वास्थ्य के बारे में बात कर पाएंगी, आगे वो अपने कंट्रासेप्शन के बारे में बात कर पाएंगी। क्योंकि इन चीजों को इतना ज्यादा छुपा के रखने की, बात नहीं करने की, महिलाओं की जो समस्या है ये मुझे लगता है काफी बड़ी समस्या है। जी, तो डॉक्टर रहमान यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति है कि एक तरफ तो उनको जानकारी नहीं है मासिक धर्म से जुड़ी हुई, दूसरी तरफ उनका घर परिवार में उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसे कि वो हर चीजों से दूर रहे, किचन से दूर रहे, एक तरह से उन पे इस तरह से बर्ताव होता है, तो क्या इन बातों का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है? कुछ दबाव भी महसूस होता है उन्हें? जी हाँ मोनालिसा जी, बिल्कुल। अगर घर के सदस्य अगर इन मासिक धर्म को लेके उनके साथ अगर भेदभाव करने लग जाए, जैसा कि डॉक्टर अर्चना जी ने कहा, जैसे उनको किचन में जाने नहीं देना, जैसे उनको अलग से सोने देना, अलग से खाना खाने देना, ऐसा करने से स्वाभाविक रूप से उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। जब भी ऐसी दिक्कतें आएंगी उनको अपनी दिक्कतें बताने में शर्म आएगी, वो अपनी चीज़ों को, वो चाहे कितनी भी परेशान हो, वो उनको इन चीज़ों को वो बताने के लिए वो ज़रूर हिचकिचाएंगे। मासिक धर्म के साथ कई परेशानी होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, जैसे कि कभी कभी हो सकता है कि ज़्यादा कभी खून का बहाव होना। तो ऐसी चीज़ों को, ये चीज़ें कभी अगर हमें तरीके से इन चीज़ों पे ध्यान न दे, ये घातक भी हो सकती हैं। और अगर हमारा बर्ताव इनके प्रति अगर ऐसा रहता है तो वो चीज़ें बताने में शर्म करेंगे और ये चीज़ें उभर के ऊपर नहीं आ पाएंगे। जी बिल्कुल, ये उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए अहम मसले हैं, इनके बारे में शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुलकर बात करने की जरूरत है ताकि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति और भी सचेत हो जाएं। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए अब जैसे मासिक धर्म की बात हम कर ही रहे हैं, डॉक्टर अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, जो बढ़ती उम्र है, जब मेनोपॉज का समय आता है, तब भी महिलाओं को कई तरह की जो हार्मोनल चेंजेस है उसकी वजह से शारीरिक परिवर्तन उनके अंदर आते हैं, तो उस समय क्या स्थितियां बनती है आपसे समझना चाहेंगे और किन बातों का ध्यान उस समय रखना चाहिए? हाँ मोनालिसा जी, वो भी एक उम्र का बहुत इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है जी। क्योंकि अगर हम देखें अब तो काफ़ी लोगों के बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे होते हैं, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की शादियों की जिम्मेदारी, इसी बीच में महिला महसूस करती है अचानक से एक दिन कि अब मासिक धर्म जैसे पहले था बिल्कुल महीने के महीने आ रहा था, अब वैसा नहीं आ रहा है, बहाव भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में वो ऑलरेडी है, अब उसके साथ साथ में ये समस्याएं भी आने लग जाती हैं। तो एक तरह का जो उसका अपना कंट्रोल लाइफ पे था वो धीरे धीरे करके उसको जाता हुआ नजर आता है। फिर अब समस्याएं जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि रजोनिवृत्ति जो एक शब्द कहा जाता है, महिलाओं को इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होता है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आइडिया होता है, लेकिन जब वो खुद पे बीतती तभी पता चलता है कि असली में ये क्या था। जी। अब वो समस्या कम से कम 3 से 4 साल पहले, जब से ओवेरियन एजिंग होती है तब से शुरू होती है। किसी महिला का जो मासिक धर्म है वो जल्दी आने लग जाता है, कुछ का और रुक रुक के आने लग जाता है, कुछ का बिल्कुल इरेगुलर हो जाता है कि पता ही नहीं कि कब वो शुरू हो जाएगा। ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा होने लग जाती है, कुछ को कम होने लग जाती है। धीरे धीरे जो ये अपना जो शरीर का एक सिस्टम था कि हाँ हर महीना आएगा, 3 से 4 दिन रहेगा, और ये जो है ये बिगड़ने लग जाता है। अब अनीमिया की फिर से यहाँ पे बात आती है। ठीक है, जो महिला पहले से डॉक्टर अर्चना आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अंकिता जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अंकिता जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी अंकिता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आप अपना सवाल पूछ सकती हैं।
मैम हमें अर्चना मिश्रा से बात करनी है। अर्चना मैम से। जी जी बताइए। जी हम अपनी जांच कराए थे तो ऑपरेशन बताया कि इन्फेक्शन है और एक ट्रांसप्लांट है, एक निनाश है और मेरा पीछा बहुत बढ़ गया है। इसकी वजह से बच्चे हम पैदा नहीं कर सकते हैं। कोई डॉक्टर मुझे देख ही नहीं रहा है। अंकिता जी, आपकी आवाज हमें बहुत साफ साफ नहीं मिल पाई है। अगर टीवी की आवाज आपने बंद नहीं की है तो कृपया बंद कर दीजिए और एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। जी मैम, हम बता रहे हैं कि हमारा जो प्लीहा है वो बढ़ गया है काफी और यूट्रस में गांठ है, एक बंद है और इन्फेक्शन हो गया है। इसकी वजह से मुझे कोई डॉक्टर देख ही नहीं रहा है। कह रहा है बच्चा नहीं कर सकती है। अंकिता जी, आपकी उम्र कितनी होगी? जी हमारी उम्र 28 साल है। 7 साल शादी हो गया है। अच्छा जी, डॉक्टर अर्चना क्या सुझाव देना चाहेंगी आप ऐसे में? अंकिता जी, आपके पास इससे पहले बच्चे हैं? जी नहीं, बच्चे नहीं है। 7 साल शादी हो गए, भी बच्चे नहीं है। अच्छा अंकिता जी, आपको किसी ने देख करके बताया है कि आपको इन्फेक्शन है? हाँ जी, जांच हुई थी और यूट्रस की भी जांच हुई थी तो एक बंद है, एक खुला है, उसमें भी गांठ है और इन्फेक्शन हो गया है और प्लीहा मेरी बढ़ गई है। इसकी वजह से मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। अच्छा अंकिता जी, आप जहाँ भी रहती हैं आसपास में कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज जरूर होगा, आप वहाँ पे दिखा लें। आप जैसे बता रही हैं उससे मुझे ऐसा समझ में आया है कि शायद जो नल होते हैं उसमें से एक नल आपकी खुली है और एक बंद है। तो वैसे तो बच्चे के लिए एक नल भी काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी पूरी जांच करनी पड़ेगी, टीबी की जांच करनी पड़ेगी, कई और जांचें भी होंगी। उसके बाद इसका जो है इनफर्टिलिटी का जो है ये पूरा इलाज किया जाएगा। तो मेरा आपको सुझाव ये है कि आसपास जो भी कोई मेडिकल कॉलेज हो, जो भी बड़े शहर का अस्पताल हो, वहाँ जाके आप दिखाएं और उसके बाद आगे का इलाज करवाएं। बिल्कुल अंकिता जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इस सलाह पर ज़रूर अमल करेंगी। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान, जिसमें आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। बातचीत को आइए यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर अर्चना, आप हमें बता रही थी कि मेनोपॉज के दौरान क्या क्या स्थितियाँ बन सकती हैं, तो कुछ खास बातें जो यहाँ पर आप महिलाओं को ध्यान में रखने की बात कहना चाहेंगी? जी, मैं सारी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि जो भी महिला इस स्थिति से गुजर रही है, अगर खून बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है या बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, केवल ऐसा नहीं है कि मेनोपॉज ही एक कारण है, हो सकता है कि कोई कैंसर उसमें आगे बढ़ रहा हो या कोई और परेशानी बन रही हो, तो आप कृपा करके अपने आसपास जो भी बड़ा अस्पताल है वहाँ एक बार दिखा लें। दूसरी बात हम करते हैं, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जिनकी रोकथाम भी हो सकती है जी। तो वैसे तो 25 साल से ऊपर की सभी महिलाओं से कहा जाता है कि पेप्समियर नाम की जो एक जांच है या सिरके की जांच है, कुछ ना कुछ आपके घर के आसपास सरकारी अस्पतालों में जरूर अवेलेबल होगा। आप वहाँ जा करके उन जांचों को करा लें। अगर आपने सिरके की जांच कराई है तो 5 वर्ष में 2 बार दूसरी बार करानी है। अगर पेप्समियर कराया है तो 3 वर्ष में दूसरी बार करवाना है। बड़ी बात यह है कि अगर आप इतना भी नहीं करा पा रहे हैं तो एक 30 वर्ष पे, एक 40 वर्ष पे कम से कम 2 बार जरूर करा लें, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर का कैंसर है भारतीय महिलाओं में होने वाला सर्वाइकल कैंसर, ये पूरी तरह से रोकथाम हो सकती है। और अगर कैंसर से पूर्व की स्थिति मिल जाती है तो पूरा इलाज भी हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि मेनोपॉज के दौरान आपको जो बाकी समस्याएं हैं, मधुमेह है, उच्च रक्तचाप है, बाकी सारी परेशानियां भी साथ में आती हैं, हृदय रोग है, तो
आप इनका भी ख्याल रखें और अपनी जांचें करवाती रहें। बिल्कुल। आइए इसी आगे के साथ बढ़ते हैं। मैं कुछ और जी, जी, यहाँ डॉक्टर पे कहना रहमान, बताएं। चाहूँगा। हाँ, जैसे ये पोस्ट मेनोपॉज वाली बात जैसे डॉक्टर अर्चना जी ने कही, यहाँ पे एक मानसिक स्वास्थ्य का कुछ बातें आ जाती हैं जी। क्योंकि इस समय जैसे जैसे कि जैसे महीना बंद होना शुरू हो जाता है, उसी के साथ साथ शरीर में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन के नाम से, जैसे उसकी मात्रा शरीर में कम होने लग जाती है। उसके साथ साथ कुछ मानसिक लक्षण आते हैं, जैसे कि रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, जिसको कि हम हॉट फ्लशेस कहते हैं, जैसे कि घबराहट, बेचैनी होना, जैसे कि चिड़चिड़ापन अधिक होना, जैसे कि धड़कन तेज़ होना, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। ये दिक्कतें अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत खान पान और रेस्ट और इसके साथ साथ एक्सरसाइज के द्वारा ये सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें अगर ज़्यादा होती हैं तो इसके लिए आपको मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जी जी बिल्कुल। और मासिक धर्म से जुड़ा हुआ जो एक समस्या वो ये भी हो सकती है कि कई बार अनियमित पीरियड्स हो जाते हैं, तो डॉक्टर अर्चना इसकी क्या वजह हो सकती है और इस स्थिति में क्या करना चाहिए? मोनालिसा जी, अगर अनियमित पीरियड होते हैं तो आप डॉक्टर के पास आते हैं। देखिए, आपकी कुछ जांचें की जाती हैं, उसमें इन जांचों में हमें ये देखना होता है कि कहीं एंडोमेट्रियल कैंसर या फिर कोई और बीमारी तो साथ में नहीं है। अगर आपकी उम्र लगभग मेनोपॉज के करीब पहुंच गई है और खून की कमी नहीं हो रही है, पीरियड अनियमित है, जी जी। उसको या तो हम नियमित करने की कोशिश करें या फिर कुछ और उपाय भी हैं। दरअसल अब काफ़ी महिलाएं हमसे सीधा आके एक ही बात बोलती हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अनियमित चल रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, आप बस बच्चेदानी निकाल दें। तो ये कोई इलाज नहीं है, वो भी शरीर का एक इम्पॉर्टेंट अंग है जैसे कि बाकी सारे अंग हैं। तो कितने दिन का आगे पीछे होना सामान्य सी बात मानी जा सकती है? देखिए, जब कोई महिला रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, यानी कि मतलब उस समय होती है जब क्या कहते हैं उसे, किसी बच्चे को जन्म देना है, तो 35 दिन तक हम लोग मानते हैं कि इतना तक ठीक है। उसके आगे अगर जा रहा है, लंबा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि अंडा नहीं बन रहा है। ये वैसे भी हो सकता है, काफी महिलाओं में पीसीओएस की समस्या होती है, उनमें ऊपर नीचे हो सकता है। बट जब महिला रजोनिवृत्ति के करीब पहुंचती है तो वो काफी ऊपर नीचे हो सकता है। 3 हफ्ते में भी दोबारा महीना आ सकता है, 3 महीने में भी आ सकता है। जी। और अगर कोई समस्या आपको लग रही है कि खून बहुत ज्यादा चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि बच्चेदानी निकाली जाए। हमारे पास कुछ ऐसे हार्मोन जो डिलीवरिंग सिस्टम है, उसमें एक मिराना नाम से भी आती है, तो वो भी उपाय हैं। हमारे पास कुछ कंजर्वेटिव अप्रोचेस भी हैं जिससे महीने को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगली कॉलर का रुख करते हैं। सुनीता जी बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी सुनीता जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। जी हेलो। जी सुनीता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी, हाथ में, कमर में बहुत दर्द रहता है, झनझन पानी जब छूते हैं ठंडा के मौसम में तो और कांपने लगता है। कमर में भी दर्द रहता है, नस चढ़ जाता है, घुटना में दर्द होता है। आपकी उम्र कितनी होगी सुनीता जी? जी मेरी उम्र 36 साल। 36? जी जी ठीक है। डॉक्टर अर्चना बताएं। सुनीता जी, 36 साल की उम्र में मुझे लगता है कि जब बच्चों का जन्म हुआ होगा आपने कैल्शियम वगैरह कुछ कम ही खाया होगा और अभी भी शायद दूध वगैरह पीने में आनाकानी करती होंगी। तो सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और कमर दर्द का एक कारण तो ये है, और उसके अलावा दूसरे कारण बहुत सारे ऑर्थोपेडिक वाले कारण भी होते हैं। कमर दर्द को बिल्कुल भी ऐसे नहीं लेना चाहिए, लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा समस्या हो रही है तो आपको ज़रूर किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए कि किसी वजह से हो रही है। और बाकी सभी को अपनी बोन हेल्थ यानी कि हड्डियों का जो स्वास्थ्य होता है उसका ध्यान रखना चाहिए। एंड विटामिन D3 एंड इस सब की जो है कमी होने लग जाती है, चाहे आप कितना भी दूध वगैरह के बारे में कहें। बट हम सभी जानते हैं कि महिलाएं बच्चों को दूध देंगी, पति को दूध देंगी, लेकिन खुद दूध पीने में आनाकानी करती हैं। तो 2 से 3 ग्लास दूध सबके लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि अगर फिर भी कैल्शियम की कमी है तो एक गोली कैल्शियम की और विटामिन D3 की जरूर लेनी चाहिए, खास करके बढ़ती हुई उम्र में। नहीं तो बाद में फ्रैक्चर्स का चांस काफ़ी बढ़ जाता है और वो बड़ी परेशानी की बात हो जाती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बहुत से हमारे दर्शक ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं, तो आइए कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं इस कार्यक्रम में।
एक सवाल भेजा है सूरज ढोंडियाल जी ने नैनीताल से। इन्होंने लिखा है कि इनकी 22 साल की एक लड़की है जो कि जिसे रात में डरावने सपने आते हैं और इसके साथ ही कभी-कभी वो बेहोश भी हो जाती है। तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर रहमान बताएं क्या वजह हो सकती है। नींद बुरे सपने आना और ये दर्शाता है कि उनकी नींद में उनकी नींद जो है साफ नींद उनको नहीं आ रही है। जी, जी। और ये हो सकता है कि अंदर से इनकी बच्ची किसी वजह से परेशान चल रही है, किसी मानसिक अवस्था से ग्रस्त है। हो पा रहा है कि इसकी कोई इच्छा है जो कि ये व्यक्त करने में अभी फिलहाल के लिए असमर्थ है और इस असमर्थता के वजह से उसके मन में जैसे कि शर्मसार होना या हम कह लें कि मन दुखी रहना या मन गुस्से में रहना या मन किसी बात को लेके मन में कोई डर घुस जाना, जैसे इस तरह की चीज़ें जब मन में कभी कभी घुस जाते हैं और मन उन चीज़ों को जब संभाल नहीं पाता है तो इस तरह की शारीरिक चीज़ें दिखाई देते हैं, जिसको कि हम डिसोसिएटिव डिसऑर्डर या पुराने जैसे कहते थे हिस्टीरिया कहते हैं। तो हिस्टीरिया के लक्षण के रूप से ये दिखाई देते हैं। तो हिस्टीरिया के लिए आप एक मतलब साइकेट्रिस्ट से आप परामर्श कर सकते हैं, वो इसका उपचार कर सकेंगे। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। राम प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी राम प्रसाद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी राम प्रसाद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम, जो हमारी मिसेज है ये महीना आगे पीछे आता है। अच्छा, क्या उम्र है आपकी पत्नी की? मैडम 32 साल की होगी। अच्छा, अनियमित होते हैं उनके पीरियड्स, ये बताना चाह रहे हैं आप? हाँ मैडम, ये आगे पीछे आते हैं, 10 दिन बाद में आगे पीछे आ जाता है। अच्छा जी, डॉक्टर अर्चना कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जो उनका सबसे ज़्यादा लंबा जाता है वो कितने दिन तक मतलब खिंच जाता है? अनियमित से आपका क्या मतलब है? मतलब 6 से 7 दिन जाता है। केवल 6 से 7 दिन? 6 से 7 दिन आता है तो ये तो ठीक है। और बताइए, और जो आप कह रहे हैं अनियमित है, अनियमित का क्या मतलब है? मतलब सबसे कम दिन में कितने दिन में आ जाता है, सबसे ज्यादा दिन में कितने दिन तक आता है? जी, राम प्रसाद जी का कहना है कि एक दो महीने के अंतराल पर भी कभी कभी आते हैं। देखिए, इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। जो आपने उम्र बताई है उसमें ये भी हो सकता है कि या तो शुरू से ही ऐसा रहा होगा, तो PCOS करके एक परेशानी होती है, वो हो सकती है, या अभी हाल फिलहाल में थायराइड हो सकता है उनको अभी डेवलप हुआ हो। तो आप थायराइड की एक बार जांच करा लें, ठीक है। और कई और हार्मोन्स भी होते हैं, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया वगैरह। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछना भूल गई, किसी छोटे बच्चे को दूध तो नहीं पिला रही हैं अभी वो? लगता है हमारा संपर्क टूट गया। हो सकता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तब भी महीना अनियमित ही आता है। तो हम इन सभी चीज़ों को पहले हम रूल आउट कर लेते हैं, और इसके बाद भी अगर यही स्थिति रहती है तो और आगे बच्चे नहीं चाहिए तो हम दवाइयाँ दे सकते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, क्योंकि आपकी पत्नी की उम्र बिल्कुल ठीक है, 32 से 35 के बीच में, तो गर्भ निरोध भी एक हमारी ज़रूरत होता है, तो उससे भी मासिक ठीक आना शुरू हो जाएगा। राम प्रसाद जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रहमान, आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं के जीवन काल में बहुत सारे फेजेस उनके जीवन में आते हैं, जिसमें हार्मोन्स जो हैं उनका उतार चढ़ाव या उनमें बदलाव आते रहते हैं। इसका मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ सकता है? जी, हार्मोन्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, फीमेल्स के बॉडी में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। जब तक एस्ट्रोजन का बॉडी में जब तक एस्ट्रोजन रहता है तब तक चीज़ें बहुत ठीक रहती है। एस्ट्रोजन की वजह से महिलाओं में चीज़ें
मानसिक रोग बहुत ही कम ही रहते हैं। और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का असर शरीर से जाने लगता है मेनोपॉज के समय, ज़्यादातर मानसिक बीमारियां उस समय उसके बाद ही शुरू होती हैं। तो एक तो वो हो गया। दूसरा इसमें ये है कि जैसे कि ये महीने होते हैं, महीने के साथ साथ एक परेशानी होती है जिसको कि हम कहते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिया। इसमें क्या होता है कि महीना होने के एक हफ्ते पहले उनमें चिड़चिड़ापन होना, भूख न लगना, नींद अच्छे से न आना, कभी कभी जैसे छाती में दर्द होना, पैरों में सूजन होना, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। ऐसी दिक्कतें महीना होने के एक हफ्ते पहले आती है और महीना होने के 3-4 दिन से एक हफ्ते तक ये चीज़ें चली जाती हैं। कभी कभी ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही होती है, जिसमें कि वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और इससे आपसी जो पति पत्नी के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं उन पे भी दिक्कतें आती हैं इन चीज़ों के वजह से। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और महिलाओं के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव जो है वो गर्भावस्था होता है। तो डॉक्टर अर्चना, इस बारे में भी ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी। ख़ासतौर पे ग्रामीण परिवेश में अभी तो बहुत वक्त बदल चुका है, लेकिन फिर भी हम कई बार देखते हैं कि बच्चों की उम्र काफ़ी कम होती है जब उनकी शादी हो जाती है और फिर वो गर्भ धारण कर लेती हैं। तो कम उम्र में गर्भ धारण करने से किस तरह की समस्याएं उन्हें हो सकती है, पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। मोनालिसा जी, कम उम्र में गर्भ धारण करने से हर तरह की समस्या होती है। जितनी भी हमारी हाई रिस्क कंडीशंस हैं सभी, चाहे वो ब्लड प्रेशर बढ़ना हो, चाहे वो कोई भी परेशानी आप ले लीजिए। अगर कम उम्र की प्रेगनेंसी है तो प्रीटर्म लेबर भी जल्दी होने का, उनको बच्चा कम दिनों का होने का चांस है, बच्चा कमज़ोर होने का चांस है। जो लड़की का खुद का शरीर का विकास अभी इतना नहीं हो पाया है कि वो पूरी युवती हो, अभी उससे पहले ही वजन भी उसका कम होगा, एनीमिया भी होगा, बहुत सारी परेशानियाँ। तो जितने भी खतरे होते हैं वो कम उम्र की प्रेगनेंसी में ज़्यादा होते हैं। और अगर इस तरह की किसी भी बालिका को आप देखते हैं, किसी भी ऐसी लड़की को देखते हैं, किशोरी को देखते हैं, तो उनको ज़रूर कम से कम किसी बड़े अस्पताल में ले जा करके उनको दिखाने की, पूरी गर्भावस्था में दिखाने की और उनकी डिलीवरी करवाने का वहीं पे प्रबंध करें, ताकि जो भी कोई दिक्कत हो उसको हम वहाँ पे डील कर सकें। उनको कभी भी ऐसी सलाह ना दें कि वो अपना किसी छोटी जगह पे ही डिलीवरी करवा लें। तो गर्भावस्था से जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं आती है और इसीलिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, चाहे जननी सुरक्षा की बात हो या सुरक्षित मातृत्व की बात हो, जन आरोग्य। तो ये जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, इसके बावजूद भी जागरूकता की कमी कई बार महसूस की जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मोनालिसा जी, इसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, महिलाओं को खुद को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें अपने ही घर में भी, अगर देखें कि अगर ये सब लोग मिलकर के ये सोचते हैं कि इस महिला को हमें बड़े अस्पताल ले जा करके दिखाना है, तो घर की ही बड़ी महिलाएं कहेंगी कि ये तो एक प्राकृतिक चीज़ है जो गर्भावस्था है, हमारे भी तो इतने सारे बच्चे हुए हैं। ये जो सोच है इससे बदलना बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को खुद को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, भोजन के मामले में प्राथमिकता देनी पड़ेगी, आयरन कैल्शियम की गोलियों के मामले में प्राथमिकता देनी पड़ेगी, हर एक चीज़ के बारे में प्राथमिकता देनी पड़ेगी और खुद बाहर आना पड़ेगा कि मुझे ये समस्या हो रही है, मुझे जाके दिखाना है, मुझे भोजन करना है, मुझे अपने बच्चे के लिए, अपने लिए ख्याल रखना है। तो सबसे पहले महिला खुद को प्राथमिकता दे, घर की महिलाएं उसे प्राथमिकता दें और पूरा परिवार को एक बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण, एक बहुत ही सहयोग वाला वातावरण बनाना पड़ेगा महिला के लिए। तभी सरकार की इन सारी योजनाओं का से कोई असर आएगा। सरकार योजना बना सकती है, किसी महिला को ये मजबूर नहीं कर सकती कि वो उस योजना का जाके लाभ भी उठा ले। लाभ तभी ले पाएगी जब पूरा परिवार साथ होगा। बिल्कुल, पूरे परिवार का साथ देना बेहद ही जरूरी है। डॉक्टर रहमान, यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी कि महिलाएं जो हैं वो कई बार दोराहे में होती है, क्योंकि उनको घर गृहस्थी भी संभालना है, बाहर के काम भी करने हैं, शहरों में भी कामकाजी महिलाएं हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जैसे कि मैंने कहा कि महिलाएं बढ़ चढ़कर तमाम खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी हुई कामों में लगी रहती है। तो ये जो उनके ऊपर एक दोहरा दबाव होता है कि अकेली उन्हें तमाम चीजें संभालनी है, इस वजह से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, कितना दबाव वो महसूस करती है और ऐसे में उनके आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए? मोनालिसा जी, पहले के मुकाबले महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा ले रहे हैं। वो सिर्फ घर ही नहीं, बाहर जैसे अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें
खेती बाड़ी में, या जैसे अगर हम कहें कि शिक्षा में काफ़ी बढ़ चढ़ के ये आगे आ रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय हैं। जी जी। लेकिन अभी जैसे सोच है कि महिला का काम होता है कि वो घर गृहस्थी संभाले, बच्चे संभाले। अब इसी के साथ जैसे वो महिला अगर घर से बाहर जाके काम करना शुरू करते हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो इन दिक्कतों को कैसे ठीक करें? सबसे पहले इसके लिए पुरुष और महिला दोनों को साथ मिलके ये बैठ के उन्हें ये निर्णय करने की ज़रूरत है कि उनके जीवन में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं। उन प्राथमिकताओं के आधार पे ही वो अपने जो डिसीशंस हैं वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकताओं को बारे में विचार विमर्श करना ज़रूरी है। दूसरा, अभी जैसे महिलाएं जैसे घर से बाहर जैसे जाते हैं काम करने के लिए, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं जिम्मेदारियां बांटने की ज़रूरत है। इसमें पुरुषों का सहयोग ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी जैसे महिलाएं घर से बाहर जाते हैं तो ज़रूरी है कि एक ऐसा समय हो जब सारा परिवार एक साथ बैठ के समय बिताएं, एक साथ बैठ के खाना खाएं। इससे ओवरऑल जो है परिवार के स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें महिलाएं बिना कुछ कहे मान लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। इसके बारे में विचार विमर्श करना ज़रूरी है और अपनी जो चीज़ें हैं सही रूप से इसको पेश करना भी ज़रूरी है, जिसको कि हम असर्टिवनेस कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो चलिए इसी तरह से हमारी बातचीत यहाँ पे जारी रहेगी। साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ जुड़ते रहें। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। चैनल पर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जिसमें आज हम खासतौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस विषय के बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य से परेशान हैं, तो आप इस कार्यक्रम के दौरान हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से आप सुझाव ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। चलिए, मुकेश जी राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुकेश जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? मिल रही है जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताएं। ये सवाल जी तो ऊँटों के बात मुकेश जी, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया अपना सवाल दोहरा दीजिए। मैं ऊँटों के बारे में जानकारी चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। डिलीवरी से पहले और बाद में महिलाओं को किस तरह का खान पान रखना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं। जी डॉक्टर अर्चना बताएं। गर्भावस्था के दौरान महिला दो लोगों के लिए खाती है, एक अपने लिए और एक अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए। तो सीधी सी बात है कि चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, हर चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है जी। तो गर्भावस्था के दौरान कम से कम 2300 किलो कैलोरी की जो बात होती है,
उसको हमें पूरे दिन के खाने में बांटना चाहिए। तो जैसे हम एक थाली सिस्टम कहते हैं कि थाली में आधा जो है आपका जो है रोटी होनी चाहिए, साथ में कोई डेयरी प्रोडक्ट भी होना चाहिए, यानी दही हो सकता है, दूध से बनी कोई चीज़ हो सकती है, हरी पत्तेदार सब्जियां भी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, और छोटे छोटे मील्स बार बार लेने होते हैं। क्योंकि एक बार में बहुत सारा खाने से उल्टियों की समस्या भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ मील्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। शाम को आपको जिस समय यूजली आप चाय लेते हैं उस समय पे आप कोई स्वस्थ कोई स्नैक्स ले सकते हैं। रात का खाना भी आपको जो है इसी तरह से संतुलित भोजन करना पड़ेगा। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और कॉफ़ी, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे कि बच्चे के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है, उन सब चीज़ों को ना लें। फिर बात आती है जब बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, उस वक्त और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है। उस वक्त कहते हैं 2600 किलो कैलोरी कम से कम शरीर के अंदर पहुंचनी चाहिए। अब आप दूध पिला रही हैं तो दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा, तभी तो आप अपने बच्चे को एक अच्छा भोजन दे पाएंगी। और साथ में आपको अपनी हड्डियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं सारा कैल्शियम उसमें से निकल गया तो फिर आपको बाद में कमर दर्द और बाकी समस्याएं रहेंगी। तो उस वक्त भी आपको अपने भोजन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं बहुत अच्छी आपको बताना चाहूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि खाना अनुपलब्ध हो इसीलिए जो है सारी समस्या हो। हमारे दिमाग में इतने सारे टैबूज होते हैं कि ये चीज़ नहीं देनी है, ये ठंडी है, ये चीज़ नहीं देनी है, ये गर्म है। हमारे घर के बड़े लोग कहते हैं ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं कि खाना घर में होते हुए भी महिला को वो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो उसको मिलनी चाहिए। तो आप सभी हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें, सारे मौसमी फलों का सेवन करें, जो भी अच्छा भोजन। ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत महंगी मेवा ही खानी है या बहुत महंगी वाली चीज़ें ही खानी है। आप रोज़ तरह तरह की दालें अलग अलग बना के खा रही हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, तो इस तरह से खान पान का ध्यान रखा जा सकता है। मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा। जी, बिल्कुल डॉक्टर। सिर्फ जैसे डॉक्टर अर्चना जी ने तो खान पान के बारे में कहा, इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कोशिश रखें कि प्रेगनेंसी जो है ना वो प्लान्ड हो। मतलब कभी ऐसा होता है कि या तो माता या तो पिता प्रेगनेंसी के लिए पहले से तैयार नहीं होते हैं, तो ये उनके लिए एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो प्रेगनेंसी प्लान्ड हो तो अच्छा रहता है। दूसरी बात, जैसे प्रेगनेंसी हो गई है तो पिता अपने माता पिता अगर एक साथ समय बिताएं तो ये माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। दूसरा, गर्भावस्था में अच्छी नींद की ज़रूरत है, रेस्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि रेस्ट लेने से काफ़ी उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। डिलीवरी होने के बाद फिर से मैं कहना चाहूँगा कि माता पिता अगर एक साथ रहते हैं तो महिला के मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो काफी सपोर्ट रहता है। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर और भी आगे चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। परेश जी छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। जी परेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो परेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, बातचीत में रुकावट आएगी। जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी परेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, मेरा पत्नी का और पेट होता है। आपका सवाल हम नहीं समझ पा रहे हैं, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें, आपकी आवाज कट रही है। एक बार फिर से आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। मेरा पेट वाला पेट साफ नहीं करा, चेहरा हो गया, पूरा शरीर। जी परेश जी, एक बार हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें नेटवर्क क्षेत्र में आकर, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर रहमान आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भावस्था के दौरान मानसिक स्वास्थ्य की हम बात कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि कई बार महिलाओं में इस दौरान मूड स्विंग्स होते हैं, तो डिप्रेशन की भी समस्या कई बार देखी जाती है। क्या वजह होती है इसकी और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए?
डिलीवरी होने के बाद महिला में कभी कभी हमें डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ये बहुत सारे महिलाओं में ये बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे महिलाओं में ऐसे लक्षण दिखते हैं। डिप्रेशन के लक्षण जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, नींद नहीं आना, बहुत रोने की इच्छा होना। इसे ये ज़्यादातर महिलाओं में ये ठीक भी हो जाते हैं। अगर जैसे होते हैं तो ज़्यादातर महिलाओं में ठीक भी हो जाते हैं। औसतन मान के चलिए कि कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में ये लक्षण चले भी जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये सिर्फ इतने तक ही नहीं रहता है, ये बिल्कुल सीवियर डिप्रेशन की हालत तक चले जाते हैं जब जो माता है वो अपने बच्चे को की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनको इस तरह के लक्षण आते हैं कि वो बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे और बच्चे को वो कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस तरह के लक्षण आते हैं जिसको कि जब हम कहते हैं कि ये सीवियर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। कभी कभी इसके साथ साथ अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए वाले भी लक्षण आते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी और अगर ये ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं तो ये अपने बच्चे को चोट भी पहुंचा सकते हैं और बच्चे को लेके इनके मन में तरह तरह की गलतफहमियां आ सकती है कि जैसे कि ये मेरा बच्चा है नहीं, या जैसे मैं इस घर में मैं हूँ, मैं नहीं रहती हूँ। इस तरह के गलतफहमियां मन में आ सकते हैं जिसको कि हम पोस्टमार्टम साइकोसिस कहते हैं। जब ऐसे लक्षण आते हैं तो तुरंत चिकित्सा लेना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और ईमेल के जरिए जो सवाल हमारे दर्शक भेजते हैं, एक सवाल ले लेते हैं जल्दी से। कुंज बिहारी जी ने कटिहार बिहार से सवाल भेजा है। वो लिखते हैं कि उनकी पत्नी की ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी और अब पेट में सूजन आ गई है और पेट में दर्द भी होता है। इसके लिए कोई उपाय बताइए। जी डॉक्टर अर्चना। मुरलीधर जी, मैं जानना चाहूंगी कितने समय पहले उनकी ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है? माफ कीजिएगा, मेल भेजा है और सवाल में उन्होंने इतना ही लिखा है। बात ये कि अगर काफी समय हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज ऑपरेशन से रिलेटेड है। अच्छा। हो सकता है उनको किसी और वजह से पेट में सूजन हो रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, इन्फेक्शन हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज काफी कॉमन है हमारे यहाँ, तो वो दिखा लें। और अगर डिलीवरी अभी हुई है, 2-4 हफ्ते हुए हैं और टांकों के आसपास सूजन है, तो मेरी सलाह ये है कि जहाँ पे भी आपने ऑपरेशन करवाया आप वहाँ पे दोबारा लेकर के जाएं और उनका पूरा ट्रीटमेंट करवाएं। जी, एक और मेल जल्दी से शामिल कर लेते हैं। राधा कनौजिया जी ने गोरखपुर से सवाल भेजा है। लिखा है कि उनकी उम्र 65 साल की है और बच्चेदानी में मांस का गोला है और पेट में दर्द भी होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या सुझाव देंगे डॉक्टर अर्चना? राधा कनौजिया, मुझे तो आपके जो आपने 2 लक्षण बताए हैं वो दोनों ही खतरे वाले लग रहे हैं। तो मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप तुरंत ही आसपास जो भी मेडिकल कॉलेज या बड़ा अस्पताल है आप वहाँ जाएं। आपकी उम्र में इसमें एक चीज़ आपने जो मेंशन नहीं की है वो क्या आपको महीना बंद होने के बाद दोबारा महीना भी जा रहा है? अगर ऐसी कोई भी स्थिति है तो इसमें काफ़ी खतरा हो सकता है, कैंसर के लक्षण भी हो सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द जांच करा लेना ही बेहतर रहेगा। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। परेश जी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। परेश जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी मैं मेरा पत्नी का नाम उसका चेहरा ना पूरा सूजन हो जाता है और पेट भी साफ नहीं हो रहा है और ना पूरा शरीर ठीक हो रहा है। जी, चेहरे पर सूजन आ रही है। हाँ, और पेट साफ नहीं हो रहा है। पेट साफ नहीं हो रहा है और खुजली की भी समस्या है पूरे बदन में, शरीर में, आपका कहना है? अच्छा डॉक्टर अर्चना, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर केवल चेहरे पे सूजन आ रही है तो किडनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कुछ किडनी के साथ समस्या तो नहीं आ रही है। पूरे शरीर में अगर सूजन आ रही है, अनीमिया एक कारण हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। जी। और पेट साफ नहीं होना वो उनके खान पान से रिलेटेड भी हो सकता है, थायराइड से रिलेटेड भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप इन्हें किसी अच्छे विशेषज्ञ को दिखा लें। तो चेहरे पे सूजन आना एक सीरियस चीज़ है। बिल्कुल। तो परेश जी, उम्मीद है सलाह पर ज़रूर आप अमल करेंगे। चलते चलते डॉक्टर रहमान आपको सुझाव देना चाहेंगे हमारी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा।
ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ डिप्रेशन ही हो, हर एक चीज़ एंजाइटी ही हो। हम कब इसको डिप्रेशन कहेंगे, कब इसको एंजाइटी कहेंगे, ये जानने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जैसे साधारणतः हमारा मन दुखी भी हो सकता है, हमारा मन सुखी भी हो सकता है, हमारा मन घबराहट में आ भी सकता है। लेकिन हर बार इस चीज़ को हम किसी मानसिक रूप से देखना भी सही नहीं है। लेकिन अब बात अगर है कि मानसिक रूप से कब देखना है, जब चीज़ें रहती हैं, दिक्कतें रहती हैं, और दिक्कतें रहती हैं तो उन दिक्कतों की वजह से जो उनके कामकाज हैं, कामकाज पे खलल पड़ने शुरू हो जाते हैं, और ये काफ़ी दिनों तक रहते हैं, सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं, हफ्तों दर हफ्तों। अगर ये 10, 15, 20 दिन से लगातार अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो तुरंत किसी मानसिक विशेषज्ञ के पास उपचार लेना ज़रूरी है। महिला को घर वालों के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि महिला का स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो वो पूरे घर के स्वास्थ्य के बिल्कुल। तो एक नारी का स्वस्थ होना जरूरी है स्वस्थ समाज के लिए। चलते चलते बहुत संक्षेप में डॉक्टर अर्चना, आपके कुछ विचार? मैं भी लगभग यही बात कहना चाहूँगी। ठीक। और क्योंकि हम कैंसर से संबंधित उसमें हैं, तो हम इसलिए महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से जड़मूल से ख़त्म किया जा सकता है। आपको जैसे आप व्रत उपवास करती हैं, मंदिर जाती हैं, वैसे ही 3 वर्ष में सिर्फ 1 बार अस्पताल जाके अपने पैप्समियर की जांच और या सिरके की जांच जरूर से करवा लें। इससे आप एक बहुत खतरनाक कैंसर से बच सकते हैं। और आपके घर में अगर कोई भी किशोरी है तो उसको HPV वैक्सीनेशन के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि भारत में भी अब ये बनने लगी हैं, तो अभी काफी सस्ते भी मिलने लग जाएंगे। योजनाएं बच्चियों के लिए और स्त्रियों के लिए चल रहे हैं, इनसे जरूर जुड़े। डॉक्टर अर्चना और डॉक्टर रहमान, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां हमें दी इस कार्यक्रम में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जरूर आज के कार्यक्रम में जो चर्चा हुई है उससे आप भी सजग हुए होंगे। दोस्तों, हमारे बहुत सारे दर्शकों के सवाल लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं। पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत से महिलाएं हैं। कोलकाता से जोगिंदर शर्मा जी ने लिखा है कि उनकी 60 वर्ष की माता को दाएं तरफ पैरालिसिस की समस्या है, उनका दायां पैर बिल्कुल बेजान हो गया है। तो वहीं लखनऊ से प्रभात खेतान जी ने लिखा है कि किसी भी तरह की दवा लेने से उनके शरीर में छाले पड़ जाते हैं और इस डर से वो बुखार में भी दवा नहीं लेते। तो बहुत जल्द हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। इस बीच आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ स्वस्थ किसान के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार। DD किसान